अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज से मैं एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और वो है CSS 2025 पेपर्स सॉल्यूशन सीरीज। इसमें ये जो सीरीज़ है रोज़ आपको एक न्यू वीडियो मिलेगी और इस वीडियो में हम एक पेपर को डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। जैसे कि अगर MCQs होती हैं ऐसे के अलावा सारे पेपर्स में, तो उन MCQs को भी डिस्कस करेंगे, उसका कौन सा सही आंसर था, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। इसी तरह ऐसे में हम जितने भी 10 टॉपिक्स थे तो हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे तो इसमें बेसिकली आपको कंप्लीट ऐसे का सोल्यूशन, मतलब वो पूरा पूरा ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट मिलेगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि आउटलाइन और थीसिस स्टेटमेंट की बेसिस पे ही आपका पूरा ऐसे बिल्ड होता है, या आपका पूरे ऐसे का रोड मैप होते हैं। तो अगर आउटलाइन बन जाए तो ऐसे लिखना इजंट अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको आउटलाइंस और थीसिस स्टेटमेंट प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे आपको दी है आउटलाइन वही एग्जैक्ट आपने पेपर में लिखनी थी, अगर वो नहीं लिखी तो गलत होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जस्ट एज पर माई नॉलेज मैंने कुछ आउटलाइंस बनाई हैं, इससे डिफरेंट भी हो सकती हैं आपकी। ठीक है, इससे पॉइंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जस्ट एक थोड़ा सा आपको वे बताने के लिए है कि किस वे में, किस डायरेक्शन में जाना था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पेपर देखते हैं कि पेपर में था क्या। ये था हमारा CSS 2025 का ऐसे का पेपर। इसमें उन्होंने हमसे 2500 to 3000 वर्ड का जो है ऐसे डिमांड किया हुआ था, और रेलिवेंसी, ऑर्गेनाइजेशन और क्लैरिटी ये मार्क्स थे। उसके बाद इन्होंने हमें जो इंस्ट्रक्शंस गिवन थी कि आपने क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट सेम लिखना है, पेजेस को ब्लैंक नहीं छोड़ना, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के कोई मार्क्स नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस आ गई। अब मेन पेपर यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसमें 10 टॉपिक्स थे। फर्स्ट था patriotism is supporting your country all the time and your government when it deserves it. Second, brains like hearts go where they're appreciated. Third, reforestation as a global urgency. Fourth, Hamas Israel conflict, a test case for world conscience. Fifth, rich in politicians, we desperately need statesmen. Sixth, true peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice. Seventh, to reign is worth ambition, though in hell. Eighth, frailty is no more the name of woman. Ninth, dynastic politics is the worst mockery of democracy. And the last one is, an investment in knowledge pays the best interest. ठीक है, ये था हमारे पास पेपर। अब इसमें हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि पहले तो ये देखेंगे कि उस टॉपिक की डिमांड क्या थी, उस टॉपिक का मतलब क्या था। ठीक है, और देन हम उसकी आउटलाइन, थीसिस स्टेटमेंट सब देखेंगे। ओके, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास था पेट्रियोटिज्म इज सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम एंड योर गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स इट। इसका मतलब क्या है? मतलब पेट्रियोटिज्म हम हुबुल वतनी बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है हुबुल वतनी का कि आप अपनी कंट्री को हर वक्त अनकंडीशनली सपोर्ट करो। ठीक है, कंट्री को सपोर्ट करना आप पे लाजिम है। ठीक है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात की एंड योर गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स इट, लेकिन गवर्नमेंट को हर टाइम सपोर्ट करना आप पे लाजिम नहीं है। ठीक है, ये कंडीशनल है, जब वो डिजर्व करे गवर्नमेंट तब ही उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। समझ रही हैं बात को? दो चीज़ें, एक चीज़ कि कंट्री को सपोर्ट करना हमारे लिए लाजिम है और अनकंडीशनली हमें सपोर्ट करना है, और दूसरा जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है उस पर कंडीशन है, जब वो डिजर्व करे तब ही करना है। फाइन, गॉट द पॉइंट। अब हम देखते हैं इसकी आउटलाइन को। आउटलाइन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन फॉर श्योर होता है। इंट्रोडक्शन की हम जो है नंबरिंग देते हैं, और उसमें इंट्रोडक्शन के अंडर हमें थीसिस स्टेटमेंट मेंशन करनी होती है। अब थीसिस स्टेटमेंट मैक्सिमम 3 लाइनर होती है, यहाँ पे आपको 3 लाइनर ही मिलेगी। अब इसको हम एक दफ़ा रीड करते हैं। पेट्रियोटिज्म embodies an unwavering love and commitment to one's country rooted in its culture, values and people। यानी पेट्रियोटिज्म जो है ना, ये एक ना ख़त्म होने वाला प्यार है, कमिटमेंट है किससे? हमारे मुल्क से। ठीक है, जो कि रूटेड है, उसकी बुनियाद कहाँ पे है? हमारे कल्चर में, वैल्यूज़ में और लोगों में। हाउएवर, ताहम, सपोर्टिंग द गवर्नमेंट मस्ट बी कंडीशनल। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना कंडीशनल है, इस पे शराइत हैं, बेस्ड ऑन इट्स एडहेरेंस टू जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी एंड वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। अब ये किस पे बेस करता है? वो कंडीशंस, वो शराइत कौन सी हैं?
कि वो किस तरह से जस्टिस को मेंटेन करती है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, शफाफियत कितनी है, और तीसरा सिटीजन्स के वेलफेयर की कितनी बात की गई है। उसके बाद थर्ड लाइन है ट्रू पेट्रियटिज्म देयरफॉर लाइज इन बैलेंसिंग लॉयल्टी टू द नेशन एंड हैव करेज टू होल्ड इट्स लीडर्स अकाउंटेबल। मतलब जो सही हुबुल वतनी है ना, उसका मतलब ये है कि एक आप बैलेंस करो, किस चीज़ को आपने बैलेंस करना है, एक तो नेशन के साथ लॉयल्टी को, ठीक है, और दूसरी तरफ है आप में ये करेज होना चाहिए कि आप अपने लीडर्स को अकाउंटेबल ठहरा सको, ठीक है। क्योंकि बात की गई थी ना कि कंडीशनली डिजर्व अगर गवर्नमेंट कर रही है तो तभी उसको आपने सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड ये बात होगी ना कि अगर वो डिजर्व नहीं कर रही तो उसको हमारे जो लीडर्स हैं उनको अकाउंटेबल ठहराने का करेज भी तो हम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गई हमारी थीसिस स्टेटमेंट। अब इसमें सेकंड पॉइंट मैंने ऐड किया है द एसेंस ऑफ पेट्रियटिज्म अनकंडीशनल लव फॉर द कंट्री, ठीक है। मतलब पहला पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया, जो पहली लाइन थी कि पेट्रियटिज्म इज सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम। पहले हमने इस चीज़ को देख लिया कि अनकंडीशनल लव है कंट्री के लिए। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल पॉइंट्स लिख दिए हैं, मजीद पॉइंट्स आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। पहला पॉइंट पेट्रियटिज्म एज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। हुबुल वतनी से आपको एक सेंस पैदा होती है बिलोंगिंग की, उससे अपनी मुल्क से जुड़े रहने की। सेकंड, पेट्रियटिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में क्या डिफरेंस है। थर्ड, रोल ऑफ सिटीजन्स इन नेशन बिल्डिंग, किस तरह से जो शहरी हैं सिटीजन्स हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं नेशन बिल्डिंग में, ठीक है। ये पहला पॉइंट एड्रेस हुआ। दूसरा पॉइंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, अ कंडीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात देख रहे हैं, मैंने पहले में लिखा अनकंडीशनल, दूसरे में लिखा कंडीशनल, वही सेम बात की जो कि टॉपिक में डिमांड की गई थी, क्योंकि हमें डायरेक्ट वही चीज़ें एड्रेस करनी होती हैं, कोई इधर उधर की बातें करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। तो कंडीशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे भी मैंने कुछ सैम्पल पॉइंट्स ऐड किए हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अ नेशन, एक नेशन में गवर्नमेंट का क्या किरदार है। व्हेन द गवर्नमेंट डिजर्व सपोर्ट, गवर्नमेंट किस टाइम सपोर्ट को डिजर्व करती है, इसमें कुछ चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। जैसे कि अगर वो ट्रांसपेरेंट है, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो ऑफकोर्स वो डिजर्व कर रही है। एंड व्हेन द गवर्नमेंट फेल्स टू डिजर्व सपोर्ट, जब वो फेल हो जाती है, जब वो सपोर्ट हमारे डिजर्व नहीं करती, यानी अगर कोई करप्ट गवर्नमेंट है हमारे ऊपर, तो ऑफकोर्स वो डिजर्व नहीं करती कि हम उसे सपोर्ट करें, ठीक है। ये कुछ मैंने पॉइंट्स ऐड किया, आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब एक और मैंने यहाँ पे एडिशनल पॉइंट ऐड किया है, वो है द बैलेंस बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म किस पे है, गवर्नमेंट पे है जब वो डिजर्व नहीं कर रही, और अब यहाँ पे बैलेंस उन चीज़ों में लाना है, पेट्रियोटिज्म में और क्रिटिसिज्म में। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एज एन एक्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म, मतलब आप अगर ठीक क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, अब एक चीज़ याद रखिएगा, क्रिटिसाइज का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। क्रिटिसिज्म जो होता है ना वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता कि आप एक चीज़ में कीड़े निकाल रहे हो तो वो क्रिटिसिज्म है, नहीं। एक चीज़ को थोरोली देखना, उसको सही से जज करना, वेदर वो ठीक है या गलत है, ये होता है क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म अगर कंस्ट्रक्टिव है तभी ये जो है वो पेट्रियोटिज्म का एक एक्ट कहलाता है। उसके बाद डेंजर ऑफ ब्लाइंड स्पॉट, अंधाधुंध सपोर्ट करने के नुकसानात भी तो हो सकते हैं ना, कि अगर गवर्नमेंट हमारी करप्ट है और हम उसको सपोर्ट करते जा रहे हैं तो दिन ब दिन जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका नुकसान ही होगा। उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन इन फॉस्टरिंग क्रिटिकल पेट्रियोटिज्म, मतलब क्रिटिकल जो पेट्रियोटिज्म है इसको किस तरह से एजुकेशन जो है वो फोस्टर कर सकती है। उसके बाद मीडियाज रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, किस तरह से मीडिया अपना किरदार अदा करते हैं पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में। फिफ्थ है द रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स, सोशल मूवमेंट्स जो हैं जैसे कि ईरानियन रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो बहुत बड़ी सोशल मूवमेंट थी। उसके अलावा इस टाइम भी हम अगर देखेंगे तो बलूचिस्तान की जो मूवमेंट है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी मूवमेंट का रोल आ गया। उसके बाद ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन पेट्रियोटिज्म, ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद इस ऐसे को कंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो ये इस वे में आपने इस ऐसे को लेकर चलना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है ब्रेन्स लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड, यानी जो दिमाग है वो भी दिल की तरह वहाँ जाता है जहाँ पे उसे अप्रिसिएशन मिले, ठीक है, जहाँ पे उसकी तारीफ की जाए, मतलब इंसान उसी तरफ जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट बात यही है। देखते हैं इंट्रोडक्शन में हमने एज यूजुअल पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी, उसमें थीसिस स्टेटमेंट लिखी, द एप्रिसिएशन ऑफ टैलेंट एंड स्किल्स इज अ फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ इंडिविजुअल fulfillment, organizational success and societal progress। मतलब
टैलेंट को और स्किल को जो एप्रिशिएट करना होता है ना, उसकी तारीफ करना होता है, उसकी जो वाह-वाह करना होता है, वो बुनियाद है, बुनियादी ड्राइवर है किसका? इंडिविजुअल फ्रीडम फुलफिलमेंट, ठीक है? इंसान की, किसी एक इंसान की जो तस्कीन का, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कामयाबी का, एंड सोसाइटल प्रोग्रेस, और पूरी सोसाइटी की तरक्की का जो पीछे फंडामेंटल ड्राइवर है वो कौन है? एप्रिसिएशन। जस्ट एज हार्ट्स थ्राइव ऑन लव एंड कनेक्शन, जैसे कि दिल भी जब उन्हें प्यार मिले, कनेक्शन मिले, तब वो फलते फूलते हैं। ब्रेन्स फ्लरिश इन इन्वायरमेंट्स वेयर दे आर वैल्यूड एंड रिकॉग्नाइज्ड, जो हमारे दिमाग होते हैं वो भी वहाँ पे फलते फूलते हैं जहाँ पे उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि उनकी कदर की जा रही हो, उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा हो। By fostering a culture of appreciation, we can unlock the full potential of human talent and create a brighter future for all. कि हम जो है अगर एप्रिसिएशन का एक कल्चर जो है वो पैदा कर लें तो उससे क्या होगा कि हम जो इंसानी टैलेंट है उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और उसको जो पोटेंशियल है वो फुली अनलॉक कर सकते हैं और सबके लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने लिखा, द साइकोलॉजी ऑफ एप्रिसिएशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन टैलेंट। मतलब एप्रिसिएशन की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे क्या माइंडसेट है और इसका किस तरह से टैलेंट पे इम्पैक्ट होता है, असर होता है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, जैसे कि द ह्यूमन नीड फॉर रिकॉग्निशन, ह्यूमन की बहुत बेसिक नीड जैसे हवा, पानी और खुराक है, उसी के साथ साथ जो रिकॉग्निशन है ये भी हमारी एक तरह से बुनियादी नीड है। द रोल ऑफ एप्रिसिएशन इन मोटिवेशन, ऑफ कोर्स जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो हम उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, तो ये इसका रोल आ गया। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैक ऑफ एप्रिसिएशन, अब उसके ऑपोजिट भी हमने एक बात लिख दी कि अगर एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद द साइंस बिहाइंड एप्रिसिएशन, इसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, द माइग्रेशन ऑफ टैलेंट, ब्रेन्स गो वेयर दे आर वैल्यूड। यहाँ पे समझ रही है कि जो दिमाग है वो वहाँ जाते हैं, दिमाग यानी इंसान, यानी टैलेंटेड लोग, यानी स्किलफुल पीपल कहाँ जाते हैं? जहाँ पे उन्हें वैल्यू मिले। तो माइग्रेशन ऑफ टैलेंट किस चीज़ से लिंक हुआ? ब्रेन ड्रेन से, ठीक है। हमारा ये टॉपिक कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन से लिंक था। अब देखें, इसका सबसे पहला पॉइंट मैंने यही ऐड किया है, ब्रेन ड्रेन वर्सेस ब्रेन गेन। ब्रेन ड्रेन मतलब जहाँ से लोग गए, स्किलफुल पीपल गए, और ब्रेन गेन मतलब जहाँ पे वो स्किलफुल पीपल आए। सेकेंड, फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट टैलेंट, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो टैलेंट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ? ऑफ कोर्स एप्रिसिएशन इज वन ऑफ देम। थर्ड, द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन रिटेनिंग टैलेंट, टैलेंट को रिटेन करने में ऑर्गेनाइजेशंस का क्या किरदार है, इस पे बात करनी है। फोर्थ, द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन टैलेंट रिटेंशन, गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं टैलेंट रिटेंशन पे, लोगों को रखने पे, ठीक है, स्किलफुल लोगों को बेसिकली रखने पे। तो इसमें भी एप्रिसिएशन और जो है उनको डिफरेंट मेडल्स देना इज वन ऑफ द वे। फोर्थ है द सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ एप्रिसिएटिंग टैलेंट, कि अगर हम टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं तो उसका सोसाइटी पे, समाज पे क्या इम्पेक्ट होता है। इस पे कुछ मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन, ऑफ कोर्स इकोनॉमी जो है वो हमारी ग्रो करेगी, इनोवेशन आएगी। दूसरा, सोशल प्रोग्रेस एंड इक्वालिटी आएगी। तीसरा, रोल ऑफ मीडिया एंड पब्लिक परसेप्शन। चौथा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ अप्रिशिएटिंग टैलेंट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी आएंगे ना। शॉर्ट टर्म तो हो गया कि उसी टाइम जो है इंसान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लॉन्ग टर्म ये हुआ कि अगर उस अप्रिसिएशन की वजह से किसी इंसान ने एक नई कंपनी की बुनियाद रख दी तो उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा ना, हमारी आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स आपने ऐड करके इसको कंक्लूड कर देना था। तो ये बेसिकली एक वे था इस ऐसे को जो है वो अटेम्प्ट करने का। उसके बाद रीफॉरेस्टेशन एज अ ग्लोबल अर्जेंसी, रीफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? दोबारा से जंगलात का उगाना, ठीक है। उसको एज अ ग्लोबल अर्जेंसी मतलब हमारी पूरी दुनिया की इस टाइम ये ज़रूरत है, अर्जेंसी है। इस पे हम देखते हैं आउटलाइन। इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट आई कि रिफॉरेस्टेशन इज अ ग्लोबल अर्जेंसी एसेंशियल फॉर माइटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, रिस्टोरिंग बायोडाइवर्सिटी एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहली बात क्या की, ये ग्लोबल अर्जेंसी है। अब साथ में ये लिंक किया कि क्यों है, किस लिए ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है एक तो क्लाइमेट चेंज को कम करने में, दूसरा बायोडाइवर्सिटी जो है
मतलब तरह-तरह के जो हमारे कीड़े हो गए और डिफरेंट स्पीशीज़ हो गए, उसको रिस्टोर करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर सही हम तरक्की चाहते हैं, तो उसके लिए उसको इंश्योर करने के लिए रिफ़ॉरेस्टेशन ज़रूरी है। The rapid loss of forest demands immediate action to replant and protect these vital ecosystem। मतलब जो तेजी से हमें जो है लॉस हो रहा है फॉरेस्ट का, तो वो ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि हम जो है वो इमीडिएट एक्शन लें, फ़ौरन एक्शन लें और दोबारा से पौधे उगाएं और इन इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करें। By prioritizing reforestation, humanity can secure a healthier planet for future generations। मतलब अगर इसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं इस चीज़ को, तो हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए एक हेल्दियर जो प्लानट है उसको सिक्योर कर सकते हैं, उसको छोड़ के जा सकते हैं। सेकंड, इसमें मैंने मेन हेडिंग दी, द करंट स्टेट ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट। मतलब ये जो अर्जेंसी है वो क्यों है? करंट स्टेट को हम देखेंगे तभी पता चलेगा ना कि इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है, ये ग्लोबल अर्जेंसी कैसे बना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए। द स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब किस तेज़ी से जो है ये कम हो रहे हैं फॉरेस्ट। उसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनका क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स जब फॉरेस्ट जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, उसका किस तरह से हमारी इकोनॉमीज पे और सोसाइटीज़ पे इम्पैक्ट होता है, इस पे बात होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट, मैंने थर्ड जो मेन हेडर दिया है वो है द बेनिफिट्स ऑफ रिफॉरेस्टेशन। मतलब अगर हम इसको दोबारा से फॉरेस्ट को उगा लेते हैं तो इसके फिर फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ग्लोबल अर्जेंसी बनी है तो उसकी कोई ना कोई फ़ायदे तो होंगे। अब उसके फ़ायदे कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि क्लाइमेट चेंज माइटिगेशन, ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज जो है वो उस पर थोड़ा सा हम कंट्रोल हासिल कर सकेंगे। बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन, बायोडाइवर्सिटी दोबारा से रिस्टोर होगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूव्ड एयर एंड वाटर क्वालिटी, हमारे वाटर और एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सोशल एंड कल्चरल बेनिफिट्स हमें होंगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स जब नए प्लांट्स नए पौधे उगेंगे तो जो फूड सिक्योरिटी है ग्लोबल, उस पे भी एक हमें बेनिफिट होगा। द वे फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे दिया है अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन। मतलब ये किस तरह से हम इसको जो है वो पॉसिबल बना सकते हैं, किस तरह से रिफॉरेस्टेशन को मुमकिन बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट्स है, रोल ऑफ कॉरपोरेशंस है, रोल ऑफ इंडिविजुअल्स है, रोल ऑफ एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी है, और फिर यूनिफाइड ग्लोबल एफर्ट, मतलब सब ने मिलके काम करना है तो ये होना है। ठीक है, और उसके बाद इसको कंक्लूड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे फोर्थ वन, हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट आर टेस्ट केस फॉर वर्ल्ड कॉन्शियंस। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अगर आया तो ये नहीं है कि अंधाधुन हमास हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को लिखना शुरू कर देना है, नहीं, बल्कि इसमें ये देखना है कि हाउ इट इज़ अ टेस्ट केस फॉर वर्ल्ड कॉन्शियस। मतलब किस तरह ये इंसानी जो अकल है पूरी दुनिया का, उस पर किस तरह से ये एक टेस्ट केस बना है, किस तरह से इंसानी जहनों पे ये एक टेस्ट की सूरत में आया है। ठीक है, किस तरह से इफ़ेक्ट किया है, इसको हमने देखना था। थीसिस स्टेटमेंट लिखी, द हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट्स अ प्रोफाउंड टेस्ट फॉर वर्ल्ड्स कॉन्शियंस, challenging global institutions and individuals to address its humanitarian, ethical and political dimensions। मतलब ये वर्ल्ड कॉन्शियंस पे एक टेस्ट है। ठीक है, चैलेंज जो कि करता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को, इंसानों को, ताकि वो एड्रेस करें किस चीज़ को, इसके जो ह्यूमैनिटेरियन, एथिकल और पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं इन सब को एड्रेस करें। एज सिविलियंस बेयर द ब्रंट ऑफ वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो सिविलियंस हैं, आम शहरी हैं, उन्होंने ही जो है ये वायलेंस और शोर शराबा और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, लोगों को घरों से निकाला गया है, इसका असर उन पे ही ज़्यादा हुआ है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट प्रायोरिटाइज जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड अ जस्ट रेजोल्यूशन। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको क्या करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करें, अहमियत दें, किसको, जस्टिस को, अकाउंटेबिलिटी को, और रेजोल्यूशन की, इसको अब जो है वो रिजॉल्व करें, इसका हल तलाश करें। ओनली थ्रू कलेक्टिव एक्शन एंड मॉरल करेज कैन वी मूव टूवर्ड लास्टिंग पीस इन द रीजन। मतलब अगर हम कलेक्टिव एक्शन सब मिल के एक्शन लें इसके खिलाफ, और हम अपने अंदर एक मॉरल करेज पैदा करें, तब ही इस रीजन में हम एक लास्टिंग पीस, हमेशा बरकरार रहने वाला जो अमन है वो कायम कर सकेंगे। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दी थी इस स्टेटमेंट की, यहाँ पे एक और भी हो सकती थी। अगर यहाँ पे आप यूएस ने, क्योंकि जो पीस
मेकिंग डील अभी रिसेंटली करवाई थी फेब में, तो आप उस चीज़ को भी मेंशन यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है? कि डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस ने ये चीज़ डील जो है वो ब्रोकर करवा दी है, लेकिन स्टिल ये जो वर्ल्ड कॉन्शियंस है उसके लिए ये टेस्ट केस है, क्योंकि वो डील बहुत फ्रेजाइल है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, और इवन कि उसके बाद भी यूएस ने किस तरह से कहा है कि मैंने वहाँ पे कब्जा करना है, तो इन चीज़ों को भी मेंशन किया जा सकता था। और बल्कि इसका एक फ़ायदा ये भी था कि एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपके पास रिसेंट नॉलेज भी उस चीज़ का है। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ा सा एक पैराग्राफ की फॉर्म में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दें कि ये शुरू कब से हुआ, 1948 से जब इसराइल बना, ठीक है? इस चीज़ को ऐड कर दें। उसके बाद हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज अ टेस्ट केस फॉर वर्ल्ड कॉन्शियस, डायरेक्ट हिट द बुलेट आई, ठीक है? मतलब आपने डायरेक्ट वो देखना है कि ये किस तरह से ये टेस्ट केस बना है वर्ल्ड कॉन्शियस के लिए। हाउ, इस हाउ के आंसर में आपने कुछ पॉइंट्स लिख देने थे, जैसे वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, प्लाइट ऑफ सिविलियंस है, मैस डिस्प्लेसमेंट है, डबल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रिस्पांस है। डबल स्टैंडर्ड किस तरह से? यूएस एक तरफ तो रशिया यूक्रेन वार में रशिया के खिलाफ है कि वो वार क्राइम कर रहा है, दूसरी तरफ इसराइल को वो सपोर्ट करता है, तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद एनजीओज और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है, यूएन है, ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसका फेलियर है। उसके बाद मसैकर एट लार्ज स्केल है। उसके बाद डिसरप्शन ऑफ फूड चैनल्स है, ब्लॉकेज ऑफ वाटर चैनल्स है। ये सारे जो है रीजंस हैं किस तरह से ये टेस्ट केस बना है। इसमें ये मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए, आप मजीद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ मेन हेडर, और ये है द वे फॉरवर्ड, कि किस तरह से जो है ग्लोबल कॉन्शियस मिल के इसके लिए काम कर सकते हैं। तो इसमें द नीड फॉर इम्पार्शल मीडिएशन की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स मीडिएटर की ज़रूरत है, सालिस की, और वो भी इम्पार्शल, मतलब वो किसी एक की साइड ना ले बल्कि इम्पार्शली डिसाइड करे उनके दरमियान। सेकंड, पॉजिटिव रोल ऑफ यूएन एंड ओआईसी, जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, इनके एक पॉजिटिव रोल की ज़रूरत है। और सोल्यूशन ऑफ कोर्स द टू स्टेट सोल्यूशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और देन इसको कंक्लूड कर देना था। नेक्स्ट ऐसे हमारे पास था रिच इन पॉलिटिशियंस वी डेस्परेटली नीड स्टेट्समैन, कि हमारे पास पॉलिटिशियंस बहुत हैं, ठीक है, सियासतदानों की कमी नहीं है, हमें ज़रूरत किसकी है? स्टेट्समैन की, जो स्टेट के लिए वर्क करे, ठीक है। और डेस्परेटली नीड है, मतलब बहुत अशद, बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेन हेडर आ गया, थीसिस स्टेटमेंट इसमें लिखी हमने। इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय सेल्फ सर्विंग पॉलिटिशियंस, मतलब ऐसी दुनिया जहाँ पे डोमिनेटेड, मतलब जहाँ पे जोर है ज़्यादा किसका? सेल्फ सर्विंग पॉलिटिशियंस, ऐसे सियासतदान जो खुद को सर्व कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए सर्व कर रहे हैं। द नीड फॉर स्टेट्समैन, अब स्टेट्समैन क्या है, उनकी यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन ऐड की गई है। लीडर्स विद विजन, इंटेग्रिटी एंड अ कमिटमेंट टू कॉमन गुड, मतलब जो सबके भले के लिए काम करें, हैज़ नेवर बीन ग्रेटर। वाइल, जबकि पॉलिटिशियंस फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सियासतदान होते हैं, वो शॉर्ट टर्म फ़ायदे पे देखते हैं कि अभी कुछ अरसे में क्या फ़ायदा होगा। स्टेट्समैन एड्रेस लॉन्ग टर्म चैलेंजेस एंड इंस्पायर यूनिटी, जो स्टेट्समैन होते हैं वो देखते हैं कि किस तरह मैं अपनी स्टेट को, अपने मुल्क को लंबे अरसे के लिए फ़ायदा दे सकता हूँ, और उसके जो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं उसको किस तरह से एड्रेस कर सकता हूँ। To overcome global crisis and restore trust in leadership, we must prioritize and nurture statesmanship at all levels of society. मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये जो ग्लोबल क्राइसिस हैं इनको हम ख़त्म कर दें, ओवरकम कर लें, और जो लीडरशिप ट्रस्ट है उसको रीस्टोर करें, तो ज़रूरत है कि हम स्टेट्समैनशिप को प्रायोरिटाइज करें, उसको नर्चर करें, उसको फलने फूलने के लिए जगह दें, और वो भी हर लेवल पे। अब सबसे पहला तो इसमें मेन हेडर हमारे पास आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियंस एंड स्टेट्समैन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस पे एक आपने पैराग्राफ लिख देना था। उसके बाद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ लैक ऑफ स्टेट्समैन, अगर स्टेट्समैन नहीं होते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, उस पे यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। शॉर्ट टर्मिज्म इन पॉलिसी मेकिंग, ऑफ कोर्स स्टेट्समैन नहीं होते, पॉलिटिशियन होते हैं, तो पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म चैलेंजेस को वो नहीं देखते। दूसरा, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट जो है वो इरोड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तीसरा, ग्लोबल चैलेंजेस लेफ्ट अनएड्रेस्ड, क्योंकि ग्लोबल चैलेंजेस ज़्यादातर लॉन्ग टर्म कंसिडर किए जाते हैं, तो वो अनएड्रेस्ड रहते हैं। देन द राइज ऑफ पॉपुलिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म, इसमें जो है वो अथॉरिटेरियन जो है लीडर जो है वो सामने आता है।
उसके बाद द इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। द मोरल वैक्यूम इन लीडरशिप, हमारी जो लीडरशिप होती है उसमें एक मोरल का एक वैक्यूम, एक खला पैदा हो जाता है। उसके बाद फोर्थ मैंने मेन हेडर लिखा है नर्चरिंग स्टेट्समैन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, किस तरह से हम स्टेट्समैन नर्चर कर सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। रिफॉर्मिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन एंड सिविक इंगेजमेंट, रोल ऑफ मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, उसके बाद इंकरेजिंग क्रॉस पार्टीसन कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन को हमने इंकरेज करना है, और लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल एग्जाम्पल्स, मुख्तलिफ एग्जाम्पल से हमने सीखना है। ठीक है, और देन आपने इसको कंक्लूड कर देना था। ये हमारी आउटलाइन होगी इस टॉपिक की। देन हमारे पास टॉपिक था ट्रू पीस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इट इज द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। कि जो सही अमन है ना, सही लफ्जों में जो अमन है, वो सिर्फ यही नहीं है कि टेंशन खत्म हो जाए, बल्कि इंसाफ का मौजूद होना भी ज़रूरी है उसके लिए। मतलब ये दोनों कंडीशंस हैं, उसमें टेंशन भी ना हो और जस्टिस की भी प्रेजेंस हो, तभी हम उसको ट्रू पीस बोलेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया, उसमें थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रू पीस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस वेयर फेयरनेस, इक्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी प्रिवेल। मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे हमारे पास फेयरनेस हो, इक्वालिटी हो सबके दरमियान, अकाउंटेबिलिटी हो, जो भी कोई काम कर रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराया जाए, प्रिवेल वो वहाँ पे राइज हो, विदाउट एड्रेसिंग सिस्टमिक इनजस्टिसेस एंड semblance ऑफ पीस रिमेन्स फ्रिजाइल एंड सुपरफिशियल। मतलब जब तक हम इनजस्टिस जो है उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक जो पीस है वो एक तो फ्रिजाइल, कमज़ोर रहेगा, और सुपरफिशियल मतलब वो बहुत ही ऊपरी बात रहेगी। To achieve lasting peace, societies must prioritize justice and work tirelessly to dismantle structures of oppression and inequality. अगर हमें लंबे अरसे तक अमन चाहिए, पीस चाहिए, सुकून चाहिए, तो सोसाइटी को क्या प्रायोरिटाइज करना है? जस्टिस को प्रायोरिटी देनी है, और वर्क टायरलेसली मतलब बिना बिना थके उन्हें काम करना है, टू डिसमेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन एंड इनक्वालिटी। ऑपरेशन, जुल्म जबर और इनक्वालिटी लोगों के दरमियान जो है उसको ख़त्म करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह करने के लिए काम करना है। सबसे पहला मैंने इसमें सेकंड, बल्कि इंट्रोडक्शन का पहला मेन हेडर आ गया, सेकंड मैंने दिया है द इल्यूजन ऑफ पीस विदाउट जस्टिस। मतलब किस तरह से पीस जो है वो जस्टिस के बगैर होता है, उसका इल्यूजन क्या होता है। इसमें पॉइंट्स मैंने दिए हैं, सुपरफिशियल पीस वर्सेस ट्रू पीस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सेकंड, द रोल ऑफ ऑपरेशन इन मेंटेनिंग फॉल्स पीस, इसका क्या रोल होता है। थर्ड मैंने यहाँ पे ऐड किया है हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऑफ फ्रिजाइल पीस, जैसे वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की गई थी, वो एक जो है फ्रिजाइल दिखी क्योंकि वो बहुत जल्दी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद हमारे पास आ गया थर्ड मेन हेडर, द इंटर कनेक्शन बिटवीन पीस एंड जस्टिस। इन दोनों में कनेक्शन क्या है। सबसे पहला पॉइंट, जस्टिस एज द फाउंडेशन ऑफ पीस। जस्टिस किस तरह से पीस के लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। द रोल ऑफ इक्वालिटी इन सस्टेनिंग पीस, इक्वालिटी का क्या रोल है। रिस्टोरेटिव जस्टिस और रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद फोर्थ मेन हेडर, चैलेंजेस टू अचीविंग जस्टिस एंड पीस। चैलेंज क्या है हमारे सामने जस्टिस और पीस को एक ही टाइम पे अचीव करने में। सिस्टमिक इनजस्टिसेस एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस है पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज है रोल ऑफ पावर डायनामिक्स, पावर डायनामिक होती हैं तो वो इस चीज़ पे एक चैलेंज की तरह सामने आती हैं। थर्ड, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत बुरा इम्पैक्ट है। कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। और रोल ऑफ पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल का बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पाथवेज मैंने कुछ बताए हैं किस तरह से हम जस्ट और पीसफुल सोसाइटीज बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें जस्टिस भी हो और पीस भी हो, मतलब जो है वो वायलेंस भी ना हो। तो ऐसा के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सजेशंस दी हैं, आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। सजेशन मेरे पास हैं, स्ट्रेंथनिंग लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, दोनों लीगल और जुडिशियल सिस्टम को अगर हम स्ट्रेंथन कर दें, ठीक है। उसके बाद प्रमोटिंग इकोनॉमिक जस्टिस, अगर हम इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करें। थर्ड, एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे तबके हैं, उनको एम्पावर किया जाए, एजुकेशन और अवेयरनेस दी जाए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, और इंडिविजुअल और सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले करे, ठीक है। देन ही इसको फोस्टर किया जा सकता है, किसको, पीसफुल सोसाइटीज़ को, इन प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। तो देन इसको कंक्लूड कर देना है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है टू रेन इज वर्थ अम्बिशन दो इन हेल। मतलब रेन करना, रेन क्या होता है, हुकूमत करना। हुकूमत करना इज़ वर्थ अम्बिशन, मतलब वो जो है हमारा अम्बिशन होना, इसकी बहुत वर्थ है,
दो इन हेल, चाहे वो जहन्नुम में ही क्यों ना हो। मतलब जहन्नुम में यहाँ पे सेंस इस सेंस में होगा कि चाहे जितने भी बुरे हालात हों, उस टाइम जो है वहाँ पे हुकूमत करना जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके वर्थ एम्बिशन है। इंट्रोडक्शन में मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी है, द रिलेंटलेस परसूट ऑफ पावर इवन एट द कॉस्ट ऑफ मॉरल इंटेग्रिटी एंड पर्सनल सफरिंग रिवील्स द प्रोफाउंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एम्बिशन। मतलब जो परस्यूट ऑफ पावर है, मतलब बिना जो है किसी लिमिट के हर टाइम एक पावर के पीछे भागे रहना, ये इवन एट द कॉस्ट ऑफ किसकी कॉस्ट पे, हमारी मॉरल इंटेग्रिटी को हम कॉस्ट पे रख रहे हैं, हमारी पर्सनल सफरिंग को हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो ये रिवील करता है कि इंसान के जो अम्बिशन है वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं। वाइल द डिज़ायर टू अचीव ग्रेटनेस इट ऑफन लीड्स टू एथिकल compromises एंड इनर टर्मोइल। मतलब जब हम ये डिज़ायर करते हैं, जब हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम ग्रेटनेस हासिल करें, रेन करें किसी चीज़ के ऊपर, तो ये ज़्यादातर हम अपने एथिक्स को कंप्रोमाइज़ करते हैं। इस सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा हंगामे होते हैं। ठीक है, दिस गिव राइज टू क्वेश्चन ऑफ वेदर रूलिंग इज हेल इन हेल इज ट्रूली प्रेफरेबल टू सर्विंग इन हेवन। मतलब ये इस क्वेश्चन को राइज देता है। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्या वाकई ही हेल में बुरी सिचुएशंस में अपनी सारी मोरल एथिक्स को कॉस्ट पे रख के कंप्रोमाइज़ करके क्या वाकई ही रूल करना जो है वो इम्पोर्टेंट है या वर्थ एम्बिशन है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ एम्बिशन हम देखें, उसको एम्बिशन को आप डिफाइन कर दो, हिस्टोरिकल एग्जांपल दे दो एम्बिशन की, साइकोलॉजी ऑफ एम्बिशन लिख दें। ठीक है, दूसरा एल्योर ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो इसी तरह से जैसे एम्बिशन को डिफाइन किया था, पावर को डिफाइन कर दें, वाई पावर इज़ डिज़ायरेबल, इस पॉइंट को देख लें और कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल देख लें पावर स्ट्रगल की। ठीक है, जैसे कि वो हिटलर वगैरह की थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ, हम अगर हेडर देखें तो वो है कॉस्ट ऑफ एम्बिशन एंड पावर। एम्बिशन और पावर की क्या कॉस्ट होती है, क्या वहाँ पे हमें जो है अदा करना पड़ता है। वहाँ पे पर्सनल सेक्रीफाइसेस हैं, मोरल कंप्रोमाइजेस है, इम्पेक्ट ऑन रिलेशनशिप्स है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर है, लेगेसी ऑफ एम्बिशन है और रेनिंग इन हेल का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये सारी कॉस्ट हैं एम्बिशन की। किस एम्बिशन की? पावर की। मतलब हमें पावर हासिल करना है, हमारा अगर ये एम्बिशन हो, हमारा ये गोल हो, तो ये कॉस्ट ज़्यादातर अदा करनी पड़ती हैं। उसके बाद द एथिकल एंड फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? मोरालिटी ऑफ एम्बिशन, रोल ऑफ फ्री विल, बैलेंस बिटवीन अम्बिशन एंड ह्यूमिलिटी एंड सर्च फॉर मीनिंग। ये सारी इसकी फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस हैं और एथिकल इम्प्लीकेशंस है। इसके बाद इसको कंक्लूड कर देना था। ठीक है, मतलब इसमें आपने यही देखना था कि किस तरह से हेल में रूल करना क्या वाकई फ़ायदेमंद है या नहीं। ठीक है, और क्या कॉस्ट होती हैं अम्बिशन, ऐसा अम्बिशन जब हम रखें, जब हमें पावर का लस्ट हो तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, इसको देखना था। उसके बाद हमारे पास टॉपिक था फ्रेलिटी इज़ नो मोर द नेम ऑफ वुमेन। फ्रेलिटी कहते हैं कमज़ोरी को, यानी कमज़ोरी जो है वो औरत का नाम नहीं रहा अब। ठीक है, तो ये एक आर्गुमेंटेटिव टॉपिक था। इसमें हम इस चीज़ से अग्री भी कर सकते थे, डिनाई भी कर सकते थे। तो इसमें मैंने ये एक आउटलाइन लिखी है, आप देखें इसको। इंट्रोडक्शन है, उसमें थीसिस स्टेटमेंट है, द आइडिया दैट डेट होना था, ये देन नहीं है। दैट वुमेन आर इनहेरेंटली फ्रेल इज अ आउटडेटेड स्टीरियोटाइप कॉन्ट्रोडिक्टेड बाय देयर हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न अचीवमेंट्स, फिजिकल एंड मेंटल रेजिलियंस एंड लीडरशिप इन वेरियस फील्ड्स। मतलब ये जो आइडिया है ना कि वुमेन जो है वो विरासती तौर पे वो कमज़ोर है, ये बहुत आउटडेटेड स्टीरियोटाइप हो गई है। ठीक है, बहुत पुरानी ये बात हो गई है जो कि कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है, मुखालफत कर रही है किसकी? औरतों की जो अचीवमेंट्स हैं हिस्ट्री में चाहे ले लें या मॉडर्न वर्ल्ड में देख लें, बहुत कुछ अचीव किया औरतों ने। उनकी फिजिकल एंड मेंटल रिजिलियंस को अगर हम देख लें, ठीक है, उसके साथ साथ उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को देख लें, चाहे बेनज़ीर थी पाकिस्तान में या बांग्लादेश में। देख लें एग्जांपल्स, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि वुमेन रूल किया है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उनमें पाई जाती हैं। उसके बाद डिस्पाइट प्रोग्रेस स्टीरियोटाइप्स ऑफ फीमेल फ्रेलिटी परसिस्ट। मतलब ये उसका हमने एक एंटीथेसिस वाला पॉइंट दे दिया कि जितनी भी प्रोग्रेस कर ली है, अभी भी कुछ स्टीरियोटाइप्स हमारे सामने हैं कि वुमेन फ्रेल है, वुमेन कमज़ोर है। While women have proven their strength and resilience addressing lynching stereotypes and systemic barrier is ethical to fully realize gender equality and redefine what it means to be a woman in the modern world। मतलब ये ठीक है कि औरतों ने बहुत सारी चीज़ें प्रूव कर दी हैं अपनी ताकत और resilience से, लेकिन
अभी भी जो स्टीरियोटाइप्स हमारे सामने हैं और जितने भी बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करके ही हम पूरी तरह से जेंडर इक्वालिटी को जो है वो रियलाइज़ कर सकते हैं, और वुमेन का ट्रू नेम क्या है, ट्रू डेफिनेशन क्या है वुमेन की मॉडर्न वर्ल्ड में, उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसका थीसिस आ गया। थीसिस क्या है? वुमेन आर नॉट फ्रेड, वुमेन कमज़ोर नहीं है। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे, जैसे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हम ले लें स्ट्रॉन्ग वुमेन की, फिजिकल एंड मेंटल रेजिलियंस के कुछ एग्जांपल्स ले लें, देन लीडरशिप और अचीवमेंट्स की बात कर लें, इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिपेंडेंस की बात कर लें, कल्चरल शिफ्ट्स इन परसेप्शन की बात कर लें, और बायोलॉजिकल मिसकंसेप्शन की बात कर लें। ये हमने उसकी फेवर में बात कर ली। अब उसका एंटीथेसिस क्या है? द परसिस्टेंस ऑफ रिलेटिव स्टीरियोटाइप्स। अभी भी कुछ स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करती हैं। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंडीशनिंग है, मॉडर्न डे स्टीरियोटाइप्स हैं, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स हैं, बायोलॉजिकल आर्गूमेंट्स हैं कि वुमेन बाय बर्थ कमज़ोर है, ठीक है। तो ये इसका एंटीथेसिस आ गया। अब इसका सिंथेसिस क्या है? रिकंसाइलिंग स्ट्रेंथ एंड स्टीरियोटाइप्स, मतलब किस तरह से हम स्ट्रेंथ और स्टीरियोटाइप्स को मिला सकते हैं। तो इसमें आ गया एक्नॉलेजिंग प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करें, एड्रेसिंग रिमेनिंग चैलेंजेस, जो भी रह गए हैं उनको एड्रेस करें, रीडिफाइनिंग स्ट्रेंथ, दोबारा से स्ट्रेंथ को डिफाइन करें, द रोल ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन इंटरसेक्शनैलिटी एंड इंक्लूसिविटी, और अ कॉल टू एक्शन, मतलब ग्लोबली सब मिल के काम करें, देन ही इट इज़ पॉसिबल कि वुमेन को प्रॉपर हर जगह पे इक्वालिटी मिले एज पर मेल, ठीक है। देन इसको कंक्लूड कर देना था। उसके बाद हमारे पास टॉपिक था द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी। मोकरी होता है मजाक उड़ाना, कि ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ना, ये सबसे बदतर मजाक है डेमोक्रेसी का। मतलब आप कहो कि डेमोक्रेसी के अंडर आप ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चला सकते हो। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्या होती है? जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है कि बाप है, फिर उसका बेटा आ गया पॉलिटिक्स में, फिर उसका बेटा आ गया, इस तरह से। तो ये वो कहते हैं वर्स्ट मोकरी है। अब इसमें थीसिस स्टेटमेंट में हमने लिखा, ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन का हेडर देखिए, थीसिस स्टेटमेंट लिखी, और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स स्टैंड्स एज अ स्टार कॉन्ट्रडिक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, परपिचुएटिंग इनइक्वालिटी, नेपोटिज्म एंड एक्सक्लूजन। मतलब पहले तो हमने ये कह दिया कि ये प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बिल्कुल ऑपोजिट है, फिर कह दिया कि इसकी वजह से इनइक्वालिटी जन्म लेती है, नेपोटिज्म आ जाता है, एक्सक्लूजन ऑफ अदर क्लासेस आ जाता है। एक्सक्लूजन की अगर बात की तो ऑफकोर्स जो इनकी डायनास्टिस के अलावा जो अदर ग्रुप्स हैं उनकी आ गई। By concentrating power within a few families, it undermines meritocracy. meritocracy जो है वो नहीं रहती, erode public trust, of course public trust कम हो जाता है, और जो political innovation है वो भी स्टिफल हो जाती है, उस पर भी एक पाबंदी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जब वही hierarchical structure चलता आने तो उसमें innovation तो नहीं आ पाएगी। To uphold democratic ideals, dynastic rule must be challenged and dismantled। मतलब अगर आपको democratic ideals जो है वो uphold करने, आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी आए ट्रू सेंस में, तो आपको ये डायनेस्टिक रूल को चैलेंज करना होगा और ख़त्म करना होगा। सेकेंड मेन हेडर मैंने दिया है द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड मेन हेडर दिया है द इम्पैक्ट ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी। ये भी मैंने थोड़ा वो आर्गुमेंटेटिव वाले सेंस में इस जो क्वेश्चन था, ये जो टॉपिक था, इसको एड्रेस किया है। तो ये थीसिस आ गया कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का डेमोक्रेसी में क्या इम्पैक्ट है। तो एक्सक्लूजन ऑफ मेरिटोक्रेसी, concentration of power, erosion of public trust, corruption and nepotism, ठीक है, स्टिफलिंग ऑफ न्यू टैलेंट, और इनइक्वालिटी एंड सोशल डिवीजन। ऑफ कोर्स इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसका एंटीथेसिस, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, कि किस तरह से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो फेवरेबल है, उसके कुछ ये एंटीथेसिस हो गया। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, नेम रिकॉग्निशन एंड पब्लिक सपोर्ट आती है, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग होता है, कल्चर एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बाय प्रोडक्ट है डेमोक्रेसी का। ये कुछ हमने इसके फेवर में आर्गूमेंट दे दिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के। अब इसका सिंथेसिस क्या है? एड्रेसिंग डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, किस तरह से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करो, मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करो, एम्पावरिंग ग्रासरूट मूवमेंट्स, ठीक है, उसके बाद लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैयर आए, और पब्लिक अवेयरनेस को रेज किया जाए, ठीक है। ये कुछ हम मेयर्स ले सकते हैं, और देन इसको कंक्लूड कर देना था। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक था एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब अगर हम नॉलेज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो हमें इसके बेहतरीन फ़ायदे मिलेंगे। आउटलाइन लिखी इंट्रोडक्शन के अंदर,
थीसिस स्टेटमेंट आ गई और थीसिस स्टेटमेंट थी इन्वेस्टिंग इन नॉलेज यील्ड्स अनपैरेलल्ड रिटर्न्स एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फोस्टरिंग सोसाइटल प्रोग्रेस। मतलब इसके फ़ायदे इंडिविजुअल को भी एम्पावर करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे ज़्यादा होगी और सोसाइटल प्रोग्रेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। As the foundation of innovation and development, knowledge equips individuals and nations to navigate challenges and seize opportunities. यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये जो होती है नॉलेज, ये फाउंडेशन होती है किसकी, इनोवेशन और डेवलपमेंट की। नई चीज़ें सामने आना और डेवलपमेंट होना, इसकी फाउंडेशन क्या है, नॉलेज है। नॉलेज इक्विप्स इंडिविजुअल्स एंड नेशंस, ये नेशंस को क्या देती हैं कि वो चैलेंज को, नेशंस और इंडिविजुअल को इतना ये पावरफुल बना देती हैं कि वो चैलेंज को एड्रेस कर सकें और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको हासिल कर सकें, उनसे फ़ायदा उठा सकें। Prioritizing education, research, and lifelong learning is essential for building a prosperous and equitable future. अगर हम चाहते हैं कि हमारा बेहतरीन फ्यूचर हमारा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन, रिसर्च और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रायोरिटाइज़ किया जाए, इसको ज़्यादा अहमियत दी जाए। अब पहला सेकंड जो हमारे पास मेन हेडर है वो है वैल्यू ऑफ नॉलेज एज एन इन्वेस्टमेंट। अब इसकी वैल्यू क्या है, पहले तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। नॉलेज एज अ कैटलिस्ट फॉर पर्सनल ग्रोथ, सेकंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ कोर्स होती है नॉलेज के, नॉलेज एंड सोशल मोबिलिटी, किस तरह से ये सोशल मोबिलिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद नॉलेज एज अ शील्ड अगेंस्ट इग्नोरेंस, जहालत के अगेंस्ट, मुखालिफ की किस तरह से एज अ शील्ड वर्क करता है। लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑफ नॉलेज भी है हमारे पास। नॉलेज एज अ ड्राइवर ऑफ सोसाइटल प्रोग्रेस, किस तरह से ये एज अ ड्राइवर एक्ट करता है। फोर्थ हमारे पास मेन पॉइंट है चैलेंजेस टू इन्वेस्टिंग इन नॉलेज। कौन कौन से इस टाइम हमारे पास चैलेंजेस हैं नॉलेज में इन्वेस्ट करने के लिए, करने में बेसिकली। तो बैरियर्स टू एक्सेस है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ है, अंडर फंडिंग फॉर एजुकेशन है, डायलेमा ऑफ ब्रेन ड्रेन्स है, रेजिस्टेंस टू चेंज है और डिजिटल डिवाइड है। ये कुछ हमारे पास चैलेंजेस आ गए और अब हम उसके ऑफकोर्स स्ट्रेटजीज देखेंगे किस तरह से हम रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आप प्रायोरिटाइज करो एजुकेशन को, प्रमोट करो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, इनकरेज करो रिसर्च एंड इनोवेशन को, देन एड्रेस करो इनइक्वालिटी इन एक्सेस को, मतलब सबके लिए एक्सेसिबल हो। उसके बाद कम्बाट करो किसको, आपने काबू पाना है मिस इन्फॉर्मेशन पे, और फोस्टरिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन चाहिए, और देन इसको कंक्लूड कर देना था। ये था हमारे पास ऐसे का पेपर। इसमें हमने डिस्कस किया पूरे पेपर को, सारे 10 के 10 टॉपिक्स को, उनको किस तरह से आपने थीसिस स्टेटमेंट उनकी कैसे लिखनी थी और उनकी पॉसिबल आउटलाइंस कौन सी हो सकती थी, वो मैंने आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दी। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और आप नेक्स्ट कौन कौन से पेपर्स का सोल्यूशन चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू।